अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ द प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन द प्लांट मूवमेंट। किस तरह से हमारे पास प्लांट्स में होने वाली डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स का क्या रोल होता है नॉर्मली। तो नॉर्मली वी सी दैट प्लांट्स तो एज सच लोकोमोशन तो शो नहीं करते, लेकिन प्लांट ऑर्गन्स मूवमेंट जरूर कंट्रोल शो कर रहे होते हैं। एंड सच टाइप द मूवमेंट्स which we discussed before, paratonic or either autonomic movements shown by the plants are basically controlled by the hormones. अब कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि नॉर्मली हमारे पास स्पेसिफिक तरह की प्लांट मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं? सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ऑक्सीजन्स को नॉर्मली देखा जाए, विच आर ऑल्सो नोन एज द इंडोल एसिटिक एसिड, केमिकल नेम है ये हमारे पास ऑक्सीजन्स का। दे मोस्टली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म जो मूवमेंट है हमारे पास वो नॉर्मली ऑक्सीजन्स की वजह से होती है। और ऑक्सीजन्स का इसमें या इंडोल एसिटिक एसिड का रोल कुछ इस तरह से है कि जितनी भी कैलियोपेटाइल स्टम्प्स होती हैं, यानी कि जो हमारे पास लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होती है जो कि एपेक्स ऑफ शूट को कवर कर रही होती है, उसमें ये आमतौर पे अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट कॉज करते हैं। यानी सेल का साइज बहुत ज्यादा जो सा इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से जो प्लांट ऑर्गन होगा वो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट जो है वो आमतौर पे बेंड कर जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन्स का ये भी रोल है कि ये हमारे पास रूट्स में जो पॉजिटिव ग्रेविटोट्रोपिज्म है वो कॉज कर रहे हैं, और स्टेम की जो नेगेटिव ग्रेविटोट्रोपिज्म है या जियोट्रोपिज्म है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द ऑक्सीजन्स। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑक्सीजन्स इन कॉजिंग द पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म ऑफ रूट्स एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ऑफ स्टेम? तो इसमें नॉर्मली कहा यह जाता है कि ऑक्सीजन्स जो होते हैं ये एक ग्रोथ ऑफ रूट सेल्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं। वो इस तरह से कि जितने भी अपर सरफेस के सेल्स होते हैं इलोंगेट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से रूट जो होगी वो डाउनवर्ड बेंड करना शुरू कर देती है। इसी तरह से ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन स्टेम सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें इंक्रीज कर रहे होते हैं, क्योंकि जो लोअर सरफेस के सेल्स होते हैं स्टेम के वो इलोंगेट करते हैं, जिसकी वजह से स्टेम जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ कर्व कर जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट लाइन फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो जितनी भी नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं दे अकर ड्यू टू द रेशियो ऑफ बैलेंस बिटवीन द ग्रोथ इनहिबिटर्स जिनमें एब्सिसिक एसिड्स आ जाते हैं और ग्रोथ स्टिमुलेटर्स जिनमें जेब्रेलिन्स आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो सा है हमारे पास ये भी देखा गया है कि एपिनास्टी जो प्लांट मूवमेंट है वो आमतौर पे ऑक्सीजन की वजह से होती है, और हाइपोनास्टी जो सी है वो जेब्रेलिन नाम के हार्मोन्स की वजह से होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हार्मोन्स जो से कौन कौन सी प्लांट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ द बेसिक नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इज द सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स को अगर नॉर्मली देखा जाए तो स्केलेटन जो है हमारे पास ये एक टफ और रिजिड फ्रेमवर्क है एनिमल्स की बॉडी का, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, शेप दे रहा है और सपोर्ट दे रहा है बॉडी ऑर्गन्स को। तो नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन ये बन जाता है, डिफाइन स्केलेटन, डिस्क्राइब इट्स रोल। तो स्केलेटन इज बेसिकली अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। और रोल अगर इसके देखे जाए तो फर्स्ट रोल आ जाता है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, सेकेंडली इट गिव्स शेप, एंड थर्डली इट गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंसेस से मिलके बन सकता है स्केलेटन। प्रोटोजोन्स में देखा जाए तो इसे सिक्रीट करने वाला एक ही सिंगल सेल होता है, लेकिन जब हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे पास स्केलेटन बनाने के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स और थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ skeletons which are present in the body of the animals. नंबर वन आ जाता है हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक skeleton, the second one is the exoskeleton, and the third one is the endoskeleton. First we are going to explain the hydrostatic skeleton. हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को देखा जाए तो कहते हैं जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में हार्ड स्केलेटन नहीं है और उनके पास एक फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलोम नजर आ रही है, such type of animals mostly have a hydrostatic skeleton. और ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन उनकी बॉडी को सपोर्ट दे रहा होता है, इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंट टू द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, एंड एज अ रिजल्ट
द मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी अकर्स। ये कहाँ कहाँ नजर आएगा? ये हमें नाइडेरियंस यानी कि फाइलम सेलेंट्रेटा के मेंबर्स में नजर आता है। एनालिडा फाइलम जोन सा है, जिन्हें एनालिड्स कहा जाता है, सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है, उनकी बॉडी में मिलेगा। इसके अलावा जितने भी सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर कोई हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं है, मोस्ट ऑफ देम कंटेन्स द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। एज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइडेरियन हमारी बुक में जो डिस्कस किया गया है, सी एनिमोन को लिया गया है और उसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को डिस्कस किया गया है। सी एनिमोन को देखा जाए तो कहते हैं कि इसकी बॉडी कैविटी जो सी है, जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, दैट इज बीइंग फिल्ड बाय द सी वाटर। और जो भी जब भी अपना मुंह खोलता है तो द सी वाटर गोज इनटू इट्स माउथ इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और ये उसी वाटर को अपनी बॉडी और अपनी आर्म्स और अपनी टेंटिकल्स को एक्सटेंड करने के लिए यूज करेगा। द सी एनेमोन जो है देन क्लोजेस इट्स माउथ, अपने मुंह को बंद कर लेता है। अपनी बॉडी के इर्द गिर्द पाए जाने वाले जो मसल फाइबर्स होते हैं, जो कि इसकी बॉडी के इर्द गिर्द सर्कल करे होते हैं, यानी कि सर्कुलर मसल्स जो होंगे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से जो वाटर इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में गया है उस पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, एंड दैट फोर्सेस द बॉडी टू मेंटेन द अपराइट स्टेचर, जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो है ये अपना बिल्कुल जो इरेक्ट या जो स्ट्रेट स्टेटस होगा उसको नॉर्मली जो सा है वो कैरी आउट कर लेती है। इसके अलावा अगर देखा जाए अर्थवॉर्म के अंदर, तो अर्थवॉर्म जो है हमारे पास, इसकी बॉडी के अंदर जो कि बिलोंग करता है एनालिडा फाइलम से, इट ऑल्सो कंटेन्स द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जो कि फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट से बना हुआ है, विच आर बीइंग सेपरेटेड बाय द सेप्टा और सेप्टम। अब अर्थवॉर्म की बॉडी को बच्चे अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह के मसल्स आपको नजर आ रहे हैं। एक हमारे पास होते हैं एक कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसके पास सर्कुलर मसल्स मौजूद है, और दूसरा इसके पास आ जाते हैं जी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो नॉर्मली हमारे पास अगर देखा जाए, अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट से मिलके बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के कंपार्टमेंट्स इलोंगेट करते हैं, और जिसकी वजह से इसकी बॉडी के कंपार्टमेंट शॉर्टन अप भी हो जाते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल कॉज द बॉडी टू इलोंगेट, जिससे इसकी बॉडी इलोंगेट हो जाती है। और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में इसकी बॉडी के कंपार्टमेंट्स छोटे होने शुरू हो जाते हैं। अब यही जो कंट्रैक्शन और हमारे पास रिलैक्सेशन की वेव है, इसकी वजह से हमारे पास बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इलोंगेट भी होती है और कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। ये सॉइल के ऊपर मूव भी करता रहता है, और साथ ही साथ इसके पास कुछ हर सेगमेंट के पास पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन काम करते हैं। दे आर नोन एज द सीटी, या आपने चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस किया था, दे आर ऑल्सो नोन एज काइटेनियस चीटी। तो ये जो सीटी या काइटेनियस चीटी होते हैं, दे बेसिकली हेल्प्स इन द लोकोमोशन। So this is basically our first type of the skeleton which we discuss in the two animals, sea anemone and earthworm। और ये skeleton हमारे पास कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक skeleton। सो आज के लिए हमारे पास ये टॉपिक था हाइड्रोस्टैटिक skeleton along with the role of the plant hormones in controlling the plant movements।